नमस्कार साथियों। और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी टेट के लिए सीरीज चला रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम 2017 का जो है सेट पेपर कराएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। तो कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का जो है मौखिक अभिव्यक्ति है, तो इसमें कौन सा सभी होगा? देखिए, शुद्ध वर्तनी नहीं होती है, सुलेख और श्रुतलेख तीनों ही नहीं होगा। आशु भाषण जो होता है यह जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति होती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का जो है एक रूप है। आशु भाषण भाषण का वह तरीका जिसमें भाषणकर्ता को जो है भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है और शेष सभी लेखन से संबंधित है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती हैं। चलिए साथियों इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती है। हिंदी में 5 उपभाषाओं को विभक्त किया गया। कुल कितनी उपभाषा? 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया। इसमें से जो पहली जो होगी पूर्वी हिंदी, जिसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, जिसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौज और बागरू है। फिर बिहारी हिंदी है, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी है। फिर राजस्थानी हिंदी, जिसमें मालवी, मेवाती और मारवाड़ी एवं जयपुरी है। तथा पहाड़ी हिंदी में कुमायूं तथा गढ़वाली है। तो इन बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती है। तथा दक्कनी हिंदी जो हिंदी की पूर्व रूप है को मिलाकर 18 बोलियां हो जाती हैं। तो चलिए साथियों अगला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा तथा दीप प्रदीप। ऑप्शन बी सरस्वती माधुरी। ऑप्शन बी कल्पना ज्ञानोदय या ऑप्शन डी नवनीत कादम्बनी। तो जो है भारतेंदु युग से निकलने वाली जो पत्रिका है यह है कवि वचन सुधा तथा हिंदी प्रदीप जो है यह है। चलिए आगे देखा जाए। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। कौन से थे? तो जो तद्भव पत्रिका है इसके जो है संपादक अखिलेश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति आपको पता हो किसकी होगी। तो ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी जागनिक। तो यह जो 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, यह जो है जगनिक की जो है यह जो है पंक्तियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा लिखने तथा बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सभी साथी बताएंगे सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है। तो जो ऑप्शन है अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी जो है ब्रज या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो सही साथी बताएंगे। तो जो सूरसागर जो है यह जो है ब्रज भाषा की जो है रचना है। और आपको पता होगा सूरसागर की जो रचनाकार है या सूरदास जी हैं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वीरों का कैसे हो वसंत कविता जो है किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी या ऑप्शन डी जो है रामधारी सिंह दिनकर। सभी साथी बताएंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वीरों का कैसा हो वसंत, तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है यह रचना है। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है और जो सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं और जो है झांसी की रानी इनकी जो है अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधरा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी की जो है शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा,
व्याकरणीय भाषा या मानक भाषा, सभी साथी बताएंगे। तो जो व्याकरण और वर्तनी की शुद्ध भाषा जो होती है इसे जो है मानक भाषा कहा जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमार रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो या ऑप्शन डी बिसल देव रासो। तो जो आल्हा खंड के रूप में जो प्रसिद्ध है यह परमाल रासो है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचयिता जगनिक है तथा आल्हा छंद के में जो है बद्धवीर रस का काव्य है। और पृथ्वीराज रासो में जो रचयिता है चंद्रवरदाई। खुमार रासो के रचयिता जो है दलपति विजय और बिसल देव रासो की रचयिता दलपति नाल है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है ये चंद्रवरदाई हैं, इसको याद रखिएगा। खुमार रासो के जो रचयिता जो है दलपति विजय है, खुमार रासो दलपति विजय, और बिसल देव रासो के रचयिता नलपति नाल है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक से तो चलिए साथियों आपका जो अगला प्रश्न है गद्यांश पढ़ के जो है उसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसको जो सही करने का तरीका होता है, पहले जो है हम जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो है हम इसके उत्तर फिर जो है हम इसकी जो है उत्तर देते हैं। चलिए साथियों पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए साथियों प्रश्न देख लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो सीधा सीधा बिना जो है गद्यांश पढ़े भी बताया जा सकता है, इसमें जो है अक्कड़ है। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी पारसौली। तो सभी साथी बताएंगे। तो जो वैसे भी अगर आप लोग जीके जीएस देखा हो तो इसका जो आंसर होता है वैशाली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि होती है? तो सभी बताएंगे स्वच्छंद में जो होता है व्यंजन संधि होती है। और महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया था तो जो इनकी उम्र कितनी अवस्था थी आपको पता होगा, या 35 वर्ष के थे उस समय। और अगला प्रश्न क्या था? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो चलिए साथियों एक बार जो है अब इतने प्रश्न हो गए हैं, अब हम इनका जो एक बार जो होता है गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो चलिए साथियों गद्यांश देख लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे और जो है घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर घुमक्कड़ थे और वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है बुद्धित्व प्राप्त किया। देखिए ये अभी प्रश्न आया था ना, तो इसका आंसर आपने वैसे बता दिया गया था। तो 35 वर्ष की आयु में बुद्धित्व प्राप्त किया था। 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने और आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। उसके अलावा क्या है कि अपने शिष्यों से जो है उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षवे चरिख, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के जो बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने जो है उनके वचनों को सिर आँखों पर जो है तो आगे सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में जो मंगोलिया, पश्चिम में जो है मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने जो स्वच्छंद विचरण के लिए जो अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में इनका जन्म हुआ, तो देखिए प्रश्न आया था कि वैशाली में जन्म हुआ था। पावा में शरीर त्यागा और जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए जो है मानव के राह प्रदर्शन के लिए और जो शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेके, तो यह भी प्रश्न आया था 12 वर्ष की अवस्था वाला। कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी जो है बद्रिकाश्रय में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक जो है समस्त भारत को जो है अपना कर्म क्षेत्र समझा और संस्कृति एकता के लिए, समन्वय के लिए जो है श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही जो है वैदिक धर्म का उत्थान हुआ। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया था अगला जो है आखिरी वाला, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या था? वैदिक धर्म। इसमें आपने देखा होगा कि श्रुति धर्म से जो है या देखिए वैदिक धर्म का उत्थान हुआ, तो ये होगा इसका अर्थ जो होगा वैदिक धर्म होगा। तो चलिए साथी आपको पाँचों प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी पूर्ण या ऑप्शन डी क्षण। तो निमिष का जो सही आंसर होगा यह होगा क्षण। मुझसे उठा ही नहीं गया,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाववाची। जब भी कभी भी कोई जो होता है वाक्य किस तरीके से पूछा जाए, मुझसे उठा ही नहीं गया, मुझसे यह काम किया ही नहीं गया, तो इस तरीके से जब कोई प्रश्न जो वाक्य होता है तो इस तरीके के वाक्यों को भाववाच्य कहा जाता है। कभी भी इस तरीके की याद रखिए, जब इस तरीके कोई भी मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे यह काम किया नहीं गया, मुझसे खेला नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया या मुझसे पढ़ा नहीं गया, तो इस टाइप से जो भी वाक्य बनेंगे यह भाववाच्य होते हैं। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आज का आपका कि जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशा, प्रत्याशित, अनाहूत या अपरिमेय। तो चलिए साथियों, इसका आंसर होगा अप्रत्याशित, जो होगा इसका उत्तर होगा। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न से पहले कुछ जो है अन्य भी देख लेते हैं। प्रत्याशा किसे कहेंगे? जिसकी आशा की गई हो। अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो। अपरिमेय, जिसको मापा ना संभव हो। अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो गोधूम का पता होगा आपको, गेहूँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कपट शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह धन कपट जो होगा, कभी भी जब आधा सा बनता है तो वहाँ पर जो होता है विसर्ग लग जाता है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपको पता होगा अनुग्रहित जो होता है, इस अनुगृहित होता है, तो ये जो होता है यह सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होगा अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन है सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षित जो होगा अपेक्षा का जो होगा विशेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होगा कि सा ध्वनि का उच्चारण कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु या ऑप्शन डी दंतालु। तो सही आंसर होगा इसका तालु, जो होगा शा का जो होगा उच्चारण स्थान होगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन है अत, आ, अत्य, अति। तो जो अति जो होगा इसका जो है प्रयुक्त उपसर्ग होगा, अति होगा अत्यंत में। चलिए साथियों आगे चलिए। तो आज का अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ क्या होगा? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर उसके बाद प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका जो होती है पर्वत के पास की भूमि होती है। चलिए साथियों, अब अगले पर प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों, तो आज का अगला प्रश्न है तो अंगा जो होता है, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए नासिक, एक बी कंठाठय, मूर्धांग और कंठ तालव्य। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो अंतिम जो 5 होते हैं अंगा, इया, अड़ा, तो यह जो होते हैं नासिक के वर्ण कहलाते हैं। देखिए अड़ा, अंगा, इया, अड़ा, ना एवं मा जो होते हैं नासिक वर्ण होते हैं। और जो है उच्चारण में जो है श्वास वायु नासिका नाक से होकर निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामी। तो 4 गज मलमल में जो होगा परिमाणवाचक विशेषण होगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? शीश शब्द का तत्सम क्या होगा? सभी साथी बताएंगे कि शीश शब्द का ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी सिरा या शीर्षक। तो जो शीर्ष शब्द का जो तत्सम होगा वह होगा जो होगा शीर्ष, जो होगा शीर्ष शब्द का तत्सम शीर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा द्विगु समास होगा। तो जब भी किसी संख्या में जब भी किसी शब्द में संख्या आए तो यह जो होती है तो जब भी किसी शब्द में संख्या आ जाए तो वह जो होता है द्विगु समास होता है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है। आँख की किरकिरी होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना जो होता है अप्रिय लगना जो होता है आँख की किरकिरी होना। चलिए साथियों, अब आज का प्रश्न यही समाप्त होते हैं। जो भी नया साथी जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।